हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री माइनर 6th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947, इसके यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो अगर आपके पास भी 6th सेमेस्टर में हिस्ट्री माइनर में हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947 सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं एंड यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 19वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख सामाजिक मुद्दे। तो अगर हम भारत के प्रमुख सामाजिक मुद्दों की बात करें, कुछ ऐसे मुद्दे जो कि 19वीं शताब्दी में पूरे भारत में व्याप्त थे, बहुत ही गंभीर मुद्दे थे तथा इन मुद्दों को हल करने के लिए सुधार आंदोलन भी हुए। तो ऐसे कुछ प्रमुख सामाजिक मुद्दे 19वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन से थे? तो अगर हम बात करें ऐसे सामाजिक मुद्दों की, तो पहला था सती प्रथा। सती प्रथा जो थी, इस प्रथा का जो फैलाव था वो काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पर। भारत के कई राज्यों में ये प्रथा बहुत ही व्यापक रूप से फैली हुई थी। ठीक है, ये जो प्रथा थी इसमें क्या किया जाता था, विधवा महिलाओं को अपने मृत पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें क्या होता था, महिलाओं के ऊपर ही एक तरीके से शोषण हो रहा था। ठीक है, जो महिलाएं थी उनको विधवा होने के बाद अपने पति की जलती चिता पर बैठा दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो प्रथा थी इसको अंग्रेजी शासन के दौरान धीरे धीरे खत्म भी किया गया। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इस प्रथा को खत्म करने के लिए कानून भी बनाए। ठीक है, काफ़ी प्रयास हुए इस प्रथा को खत्म करने के लिए, लेकिन पूरे तरीके से ये जो प्रथा थी वो ख़त्म नहीं हो पाई थी। तो ये काफ़ी गहरा, काफ़ी व्यापक सामाजिक मुद्दा था 19वीं शताब्दी का। नेक्स्ट है बाल विवाह। बाल विवाह जो थी ये भी बहुत ही बड़ी समस्या थी जो कि 19वीं शताब्दी में भारत में थी। इसमें क्या किया जाता था, कम उम्र में जो लड़कियां होती थी उनका विवाह कर दिया जाता था एंड कई बार बहुत ही अधिक आयु के पुरुषों के साथ उनका विवाह कर दिया जाता था, जिसकी वजह से वो जल्दी विधवा हो जाती थी क्योंकि उनके पति जल्दी मर जाते थे एंड इस वजह से फिर उनको सती प्रथा के तहत जला दिया जाता था। तो ये भी एक तरीके की काफ़ी शोषणकारी प्रथा थी उस टाइम पर, बाल विवाह की। ठीक है, कम उम्र में महिलाओं का विवाह कर दिया जाता था। तो ये भी काफ़ी बड़ा सामाजिक मुद्दा था। नेक्स्ट है छुआछूत। जाति व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर भारत में फैली हुई थी। ऊंच नीच का भेद काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, ऊंची जाति के जो लोग थे वो नीची जाति के लोगों के साथ शोषणकारी व्यवहार करते थे। ठीक है, उनको अछूत मानते थे, नीची जाति के लोगों से दूर रहते थे। ठीक है, निचली जाति के जो लोग थे उनके पास कोई अधिकार नहीं था, उनको समाज के मुख्य धारा से अलग रखा जाता था, उनको अपवित्र माना जाता था। तो इस तरीके से समाज में क्या था, समाज दो भागों में बट गया था, ऊंची जाति तथा नीची जाति। ऊंची जाति के लोग जो थे वो क्या करते थे, नीची जाति के लोगों को दबाते थे। ठीक है, ऊंची जाति के जो लोग थे वो नीची जाति के लोगों को अछूत मानते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे तथा जितने भी अधिकार थे वो सारे ऊंची जाति के लोगों के पास थे। नीची जाति के लोग जो थे उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था कि वो अपनी स्थिति में सुधार ला सके। इस वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भी किए। ठीक है, नेक्स्ट है महिलाओं की स्थिति। अगर हम देखें तो वो भी 19वीं शताब्दी में काफ़ी बुरी थी। ठीक है, महिलाएं जो थी उनके पास कोई अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, महिलाओं के पास स्वतंत्रता नहीं होती थी, तो वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से महिलाओं की जो स्थिति थी वो भी काफ़ी गंभीर थी 19वीं शताब्दी में तथा ये भी एक सामाजिक मुद्दा था जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भी हुए। नेक्स्ट है दहेज प्रथा। ठीक है, दहेज प्रथा जो है एक प्रथा होती है जिसमें विवाह के दौरान जो लड़की के परिवार वाले हैं वो क्या देते थे, दहेज देते थे एंड ये जो प्रथा थी ये 19वीं शताब्दी में भी भारत में व्याप्त थी। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा था, दहेज प्रथा की वजह से महिलाओं के जो परिवार होते थे उनके ऊपर क्या पड़ता था, आर्थिक बोझ बढ़ता था। ठीक है, इसकी वजह से कई बार घरेलू हिंसा भी होती थी।
तो दहेज प्रथा जो थी ये भी एक प्रथा थी, हालांकि ये थोड़ी कम थी उस टाइम पर, लेकिन थी। एंड ये भी एक गंभीर मुद्दा था 19वीं शताब्दी में भारत में। नेक्स्ट है शिक्षा का अभाव। देश के अधिकांश हिस्से ऐसे थे जहाँ पर शिक्षा का प्रसार बहुत कम था। विशेषकर महिलाओं तथा निचली जाति के जो लोग थे उनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति के अमीर लोगों के पास ही था। जो नीची जाति के लोग थे, जो महिलाएं थी, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। तो इस तरीके से शिक्षा का अभाव था, हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच नहीं थी। ठीक है, कर्मकांड तथा अंधविश्वास जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। समाज में अंधविश्वास काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों का जो विकास था उसमें बाधा आ गई थी। लोग जो थे वो अंधविश्वास में घिरे हुए थे। ऊंची जाति नीची जाति की जो धारणाएं थी, विचारधाराएं थी, वो भी लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। ठीक है, निचली जाति के लोगों को ऊंची जाति के लोग छूत मानते थे, उनको छूने से भी डरते थे, इवन उनकी परछाई से भी दूर रहते थे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास उस टाइम पर फैला हुआ था। ठीक है, अब देखिए इन मुद्दों का सामना करने के लिए बहुत सारे सुधार आंदोलन हुए। ठीक है, जैसे ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको स्थापित किया गया। इस आंदोलन ने सती प्रथा, बाल विवाह तथा छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट था आर्य समाज। आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस आंदोलन ने वैदिक धर्म के शुद्धिकरण तथा सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। आर्य समाज के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने वैदिक धर्म के शुद्धिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म में जो बुराइयां आ गई है, जातिवाद जैसी, इन बुराइयों को दूर करके वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का क्या करना होगा, शुद्धिकरण करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जो थे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था ने सामाजिक सेवा, शिक्षा तथा आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया। तो इस तरीके से कुछ सामाजिक मुद्दे हमने जाने जो कि 19वीं शताब्दी में भारत में प्रमुख थे, फैले हुए थे। इन मुद्दों का सामना करने के लिए बहुत सारे सुधार आंदोलन हुए, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज। ठीक है, ये जो भी सुधार आंदोलन हुए थे, इन्होंने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, आइए अब हम विस्तार से जानते हैं भारत में ये जो प्रमुख सुधार आंदोलन हुए थे। ठीक है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, ये तेज़ी से हुए। इन आंदोलनों का उद्देश्य था सामाजिक बुराइयों को दूर करना, समाज में जो कुप्रथाएं फैली हुई हैं उनको दूर करना। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, शिक्षा का प्रत्येक वर्ग तक प्रसार करना, समाज में समानता लाना। तो ये सब कुछ क्या थे, उद्देश्य थे इन सारे सुधार आंदोलनों के। ठीक है, अब ये जो सुधार आंदोलन थे, ये समाज में सुधार लाने के लिए किए गए थे। अब पहला देखिए ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो है, इसकी स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में कोलकाता में। ठीक है, इसका उद्देश्य था सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करना। ब्रह्मो समाज जो है, इसके द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया। ठीक है, बाल विवाह पर रोक लगाने की मांग उठाई गई तथा बहुविवाह जैसी जो बुराइयां थी उनका भी विरोध किया गया। ये जो ब्रह्मो समाज था, इसका मुख्य सिद्धांत है एकेश्वरवाद, तर्कवाद तथा मानवतावाद। ठीक है, ये मानते थे कि जो सती प्रथा है ये मानवता के विरुद्ध है। सती प्रथा जो है ये खत्म कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा ये मानते थे कि लोगों को अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए, लोगों को तर्क पर विश्वास करना चाहिए बजाय कर्मकांडों के, अंधविश्वासों के। ठीक है, तो ये सब इसके प्रमुख सिद्धांत थे। नेक्स्ट आता है आर्य समाज। आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में बॉम्बे में। ठीक है, आर्य समाज जो है, इसका उद्देश्य था वैदिक धर्म का शुद्धिकरण करना, वैदिक धर्म में जो बुराइयां आ गई है उन बुराइयों को दूर करना, वेदों की वापसी पर इसने जोर दिया। ठीक है, छुआछूत का उन्मूलन करने पर भी जोर दिया। आर्य समाज जो है, इसने जोर दिया कि छुआछूत का उन्मूलन किया जाए, जातिवाद जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको दूर करने का भी इसने प्रयास किया। महिलाओं की शिक्षा तथा बाल विवाह, इन सब पर भी इसने
अपना ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, बाल विवाह का विरोध किया क्योंकि ये मानते थे कि बाल विवाह जो है ये भी एक सामाजिक कुप्रथा है, बुराई है। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा तक पहुंच देनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो समाज भी शिक्षित बनेगा। ठीक है, इसके अलावा छुआछूत का इन्होंने विरोध किया। इनका जो मुख्य सिद्धांत था वो था वैदिक धर्म का पुनरुद्धार करना, वेदों की वापसी तथा वैदिक धर्म का शुद्धिकरण करना। वैदिक धर्म में जो बुराइयाँ आ गई है उन बुराइयों को दूर करना। ठीक है, एकेश्वरवाद, कर्म सिद्धांत, ये सब इसके प्रमुख सिद्धांत थे। नेक्स्ट आता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। ठीक है, इसका उद्देश्य था सामाजिक सेवा, शिक्षा, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना, लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना, लोगों के अंदर आध्यात्मिक विकास करना। ठीक है, सामाजिक सेवा करना, समाज की सेवा करना, समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उन बुराइयों को दूर करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। सिद्धांत की बात करें तो रामकृष्ण मिशन जो है ये विश्व बंधुत्व, सेवा भाव, त्याग, इन सब सिद्धांतों को फॉलो करता था, इनका अनुसरण करता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आंदोलन। ये जो आंदोलन था ये भी बहुत ही मुख्य था। सर सैयद अहमद खान ने इसको प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय का आधुनिकीकरण करना, शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, सभी लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना तथा समाज में आधुनिकीकरण लाना, विशेषकर मुस्लिम समुदाय का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, परिणाम की बात करें तो इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना इसके तहत की गई थी। ठीक है, ये जो आंदोलन हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आंदोलन, इसी का परिणाम हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। पुणे में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था दलित तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना। ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने अपनी पूरी उम्र किस में बिता दी, समाज में जो जातिवाद जैसी कुप्रथाएं थी, जो जातिगत भेदभाव था, इन सब का विरोध करते करते इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। ठीक है, इन्होंने पूरी उम्र छुआछूत का विरोध किया तथा दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों को समर्थन इन्होंने दिया। इन्होंने कहा दलित तथा पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं इनके पास भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो इनको शिक्षित करने पर इन्होंने जोर दिया। महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल भी खोले। ठीक है, एंड इन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने सत्यशोधक समाज के द्वारा दलित तथा अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनके अधिकारों के लिए अपनी जो लड़ाई थी उसको और भी ज़्यादा तीव्र कर दिया, तेज़ कर दिया। ये कुछ प्रमुख सुधार आंदोलन है जिनके बारे में हमने अभी डिटेल से जाना। इनका उद्देश्य था भारतीय समाज को आधुनिक बनाना, भारतीय समाज में फैली सामाजिक बुराइयों का विरोध करना, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, शिक्षा का प्रसार करना ताकि समाज में समानता आ सके। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 19वीं शताब्दी में सुधारवादी तथा पुनरुत्थानवादी आंदोलन। अब 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुए थे वो समाज सुधार आंदोलन भी थे तथा पुनरुत्थानवादी आंदोलन भी थे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुए थे उनको दो भागों में बांट दिया, सुधारवादी तथा पुनरुत्थानवादी। अब सुधारवादी आंदोलन जो थे वो आंदोलन थे जो कि समाज में सुधार लाने के लिए हुए थे। सुधारवादी जैसे कि आपको नाम से पता चल गया है, ऐसे आंदोलन जो कि सुधार को बढ़ावा दे। ठीक है, तो सुधारवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक बुराइयों का विरोध करना, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना। ठीक है, समाज में समानता स्थापित करना, भाईचारे की भावना स्थापित करना। ठीक है, अब ये जो सुधारवादी आंदोलन थे इनको मुख्यतः समाज में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया। इनकी स्थापना का उद्देश्य ही था समाज में सुधार लाना। उदाहरण देखिए इनके, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, ये सारे सुधारवादी आंदोलन के उदाहरण हैं। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध किया, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुनरुत्थानवादी आंदोलन। तो अगर हम बात करें पुनरुत्थानवादी आंदोलन की तो इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक मूल्यों को पुनर्जीवित करना। ठीक है, क्योंकि पुनरुत्थान का मतलब होता है फिर से किसी चीज़ का उत्थान करना। ठीक है, फिर से किसी चीज़ को शुरू करना नए सिरे से। अब उस टाइम पर क्या था,
हमारे धर्म में, वैदिक धर्म में काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें फैल गई थी जो कि शोषणकारी थी। ठीक है, काफ़ी ऐसी कुप्रथाएं फैलनी शुरू हो गई थी। लोगों ने धर्म की गलत परिभाषा समझना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ था, वैदिक धर्म में काफ़ी बुराइयां आने लग गई थी। तो इसका उद्देश्य मेनली क्या था, वैदिक धर्म की बुराइयों को दूर करना तथा वैदिक धर्म की शुद्धता को बढ़ाने का प्रयास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसमें प्रयास किया गया कि हमारे जो धार्मिक मूल्य है, जो कि भाईचारे को, परस्पर एकता को बढ़ावा देते हैं, ऐसे धार्मिक मूल्यों को पुनर्जीवित करना। क्योंकि बेसिकली हमारे जो धार्मिक मूल्य थे वो कहते थे कि हमारा जो देश है उसमें सभी लोग एक साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, समानता का व्यवहार हो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धर्म में बुराइयां आनी शुरू हो गई। ठीक है, अब ऐसा कई कारणों की वजह से हो सकता है। तो जो बुराइयां आई थी उन बुराइयों का विरोध करना ही इस पुनरुत्थानवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसका उद्देश्य था धार्मिक मूल्यों को पुनर्जीवित करना। हमारे जो धार्मिक मूल्य थे, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। ठीक है, सभी लोगों को एकजुट होकर भाईचारे के साथ रहना चाहिए, किसी के साथ असमान या शोषणकारी व्यवहार नहीं करना चाहिए, सभी लोगों को समान समझना चाहिए। तो ऐसे जो हमारे धार्मिक मूल्य थे उन धार्मिक मूल्यों को पुनर्जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, हमारे धार्मिक ग्रंथों की शुद्धता को बहाल करना, हमारे वैदिक धर्म में जो बुराइयां आ गई है उन बुराइयों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उदाहरण है इसका आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज जो है इसने वेदों की वापसी पर जोर दिया, हिंदू धर्म के शुद्धिकरण का आह्वान किया। तो आर्य समाज जो था ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन का मुख्य उदाहरण है। ठीक है, इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को गहरे तरीके से प्रभावित किया, काफ़ी गहराई से प्रभावित किया, सामाजिक चेतना को जगाया, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया, शिक्षा का प्रसार किया। ठीक है, हालांकि इन सब के बीच में कुछ मतभेद तथा कुछ आलोचनाएं भी हुई जो कि हम आगे देखेंगे। बट अगर हम इन रियलिटी देखें तो ये जो आंदोलन थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया, राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में भी मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, लोगों के अंदर जो नेशनल आइडेंटिटी थी यानी कि राष्ट्रीय जो चेतना थी उसको भी विकसित करने का इसने काम किया। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योतिबा फूले की क्या भूमिका थी इन सारे सुधारवादी आंदोलनों में। तो ज्योतिबा फूले की बात करें तो ये एक महान समाज सुधारक थे, एक लेखक तथा शिक्षक थे। इन्होंने महिलाओं तथा दलितों के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, समाज में महिलाओं की तथा दलितों की स्थिति को सुधारने का इन्होंने प्रयास किया। ज्योतिबा फूले का जन्म अगर देखें तो 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के सतारा जिले में। इनके पिता का नाम गोविंदराव फूले तथा इनकी माता का नाम चिमनाबाई था। ज्योतिबा फूले जो थे इनकी शिक्षा पुणे में हुई थी, जहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी तथा मराठी भाषा में शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, महिलाओं के लिए उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी, दलितों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। ज्योतिबा फूले की जो पत्नी थी उनका नाम सावित्रीबाई फूले था, वो भी एक महान शिक्षिका बनी, समाज सुधारक थी तथा उन्होंने ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर कई सामाजिक सुधार किए। अब ज्योतिबा फूले जो थे इनका निधन 1890 में हुआ था तथा उनकी मृत्यु के बाद उनको महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक के रूप में याद किया गया। आइए अब हम देखते हैं ज्योतिबा फूले ने एक समाज सुधारक के रूप में क्या भूमिका निभाई। तो भारत में 19वीं शताब्दी में जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा बहुत सारे गंभीर सामाजिक मुद्दे थे जिनको सुधार करना, जिनका हल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड ऐसे सामाजिक मुद्दों को किसने उठाया? ज्योतिबा फूले ने उठाया। ज्योतिबा फूले ने 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयास किया तथा सामाजिक मुद्दों को उन्होंने उठाया, जैसे छुआछूत, जो कि एक बहुत ही मुख्य सामाजिक मुद्दा था, बहुत ही गंभीर सामाजिक मुद्दा था 19वीं शताब्दी में। इसका ज्योतिबा फूले ने विरोध किया। ठीक है, उन्होंने छुआछूत को एक कुप्रथा बताया। उन्होंने कहा कि दलित
जो लोग हैं, दलित समुदाय के जो लोग हैं, उनके अधिकारों का निरंतर हनन किया जाता है छुआछूत के ज़रिए। इसलिए छुआछूत की जो प्रथा है वो क्या है, एक कुप्रथा है, क्योंकि ये दलितों का शोषण करती है। एंड छुआछूत का विरोध करते हुए ही उन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दलितों का सामाजिक उत्थान करना, उनको समानता दिलाना। नेक्स्ट है महिलाओं का उत्थान। ज्योतिबा फूले जो थे वो महिलाओं की शिक्षा के समर्थन में थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ भी समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। एंड इसके लिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोले, महिलाओं को पढ़ाने का तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का उन्होंने कार्य किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए निरंतर आवाज़ उठाई। महिलाओं के प्रति जो शोषण हो रहा था उसका उन्होंने विरोध किया तथा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने अलग अलग स्कूल खोले तथा जो माता पिता थे महिलाओं के या लड़कियों के, उनको उन्होंने जागरूक किया शिक्षा के प्रति, ठीक है, ताकि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजे पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से महिलाओं की शिक्षा में उन्होंने एक मुख्य कदम रखा, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा में उन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा ज्योतिबा फूले ने बाल विवाह, सती प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, समाज में सुधार लाने का उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। फूले ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक व धार्मिक ग्रंथ लिखे, जैसे गुलामगिरी तथा सत्यशोधक समाचार। ये उनके कुछ प्रमुख सामाजिक व धार्मिक ग्रंथ हैं जो कि उन्होंने लिखे थे। इन ग्रंथों में उन्होंने सामाजिक अन्याय तथा दमन के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। ज्योतिबा फूले जो थे उनके विचार तथा कार्यों ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने दलितों व महिलाओं के अधिकारों के लिए निरंतर लड़ाई लड़ी। सामाजिक परिवर्तन के लिए एक मजबूत नींव भी उन्होंने रखी। उनके विचारों ने बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई अन्य समाज सुधारकों को प्रेरित भी किया। आइए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने इतिहास में एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई भारत में सामाजिक सुधार करने में, ठीक है। एंड उनका जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी अच्छा रहा। उनको अपने इस व्यक्तित्व के लिए आज भी निरंतर याद किया जाता है, ठीक है। उन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, समाज में समानता लाने के लिए प्रयास किए। उनके विचार व कार्य आज भी काफ़ी हद तक प्रासंगिक है, जो कि समाज को प्रेरित करते हैं, समानता मूलक समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या भूमिका निभाई एक समाज सुधारक के रूप में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भी एक महान भारतीय थे, जिन्होंने भारत में समाज सुधार करने का कार्य किया। जितने भी सामाजिक मुद्दे थे जो कि काफ़ी गंभीर मुद्दे थे, ऐसे मुद्दों का उन्होंने विरोध किया, ठीक है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की भी वकालत की तथा दलित लोगों के प्रति जो शोषण हो रहा था उसका उन्होंने विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान भारतीय दलित नेता थे। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि दलित लोगों के साथ भी समानता का व्यवहार होना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। वे भारत के संविधान के भी मुख्य शिल्पकार माने जाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जो था, इसका जो ढांचा था या मसौदा था, फ्रेमवर्क था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही तैयार किया था, ठीक है। इसलिए उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक या भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन को दलितों के अधिकारों व समानता के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को महत्व दिया। उन्होंने खुद भी उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा समाज में भी शिक्षा के प्रसार पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में अगर लोग शिक्षित होंगे तभी वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाएंगे, ठीक है। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान आदि में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने खुद भी उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा दूसरे लोगों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया व उन्हें सामाजिक समानता दिलाने का भी प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान बनाने में अहम योगदान दिया एंड उन्होंने भारत को एक लोकतांत्रिक व समावेशी राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया, कड़ी मेहनत की। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से भी इसी वजह से सम्मानित किया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है।
आइए अब देखते हैं कि जो सामाजिक मुद्दे थे उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही। भारत में 19वीं शताब्दी में जो गंभीर सामाजिक मुद्दे फैले हुए थे उन मुद्दों को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाना तथा उन मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी राय दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने ऐसे जो सामाजिक मुद्दे थे जो कि शोषणकारी थे, ऐसे सामाजिक मुद्दों का उन्होंने विरोध किया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि भारत के महानतम दलित नेताओं में से एक थे, उन्होंने दलितों तथा जो वंचित वर्ग थे उनके उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि छुआछूत जो है ये कुप्रथा है, सामाजिक बुराई है, इसका उन्मूलन होना चाहिए तथा छुआछूत के उन्मूलन के लिए उन्होंने संवैधानिक उपायों की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसे कानून होने चाहिए जो कि छुआछूत को उन्मूलित करें। ठीक है, तथा छुआछूत की प्रथा का अनुसरण करने वाले लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए अंबेडकर ने संविधान का भी सहारा लिया। उन्होंने संविधान में ऐसे कानूनों को शामिल किया जो कि छुआछूत का उन्मूलन करें। उन्होंने ऐसे संवैधानिक उपायों की वकालत की जो कि छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन करे, इसको रद्द करे, हटाएं। ठीक है, दलितों के अधिकारों की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मांग की। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए आरक्षण होना चाहिए ताकि जो दलित वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर जो दलित वर्ग के लोग थे उनको समाज की मुख्य धारा से बाहर रखा गया था। ठीक है, उनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था तथा शिक्षा तक भी उनकी पहुंच नहीं थी, नौकरी तक उनकी पहुंच नहीं थी, उनको कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती थी। ठीक है, क्योंकि वो निम्न वर्ग के थे या निचली जाति के थे। तो इसी वजह से अंबेडकर जी ने दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की मांग की। उन्होंने कहा सरकारी नौकरी में तथा जो उच्च शिक्षा संस्थान है या फिर जो सरकारी नौकरी होती है, जॉब्स होती हैं, उसमें दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि समाज में उनको फिर से मुख्य धारा में लाया जा सके, ताकि समाज में अभी वो पिछड़े हुए हैं तो उनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। तो इसके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, उन्होंने दलितों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उत्थान के लिए कई उपायों की वकालत की। महिलाओं के अधिकारों का भी उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार देने, सशक्त बनाने के लिए भी संविधान में कई प्रावधान बनाए। ठीक है, अंबेडकर ने शिक्षा का महत्व काफ़ी ज़्यादा माना। उन्होंने शिक्षा को प्रमुख साधन माना सामाजिक परिवर्तन का। अंबेडकर मानते थे अगर हमें समाज में परिवर्तन लाना है, समाज में अगर हमें सकारात्मक परिवर्तन लेकर आना है तो शिक्षा जो है इस पर हमें जोर देना होगा। शिक्षा के प्रसार का उन्होंने निरंतर प्रयास किया क्योंकि वो मानते थे जब लोग शिक्षित होंगे तभी वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो पाएंगे, तभी अपने अधिकारों के लिए लोग कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा के महत्व पर उन्होंने जोर दिया। ठीक है, संविधान निर्माण में अंबेडकर ने मुख्य भूमिका निभाई। वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान समिति जो थी, संविधान की प्रारूप समिति के वो एक सदस्य थे तथा संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इसी वजह से उनको संविधान का जनक या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने संविधान में लोकतंत्र, समानता, न्याय इत्यादि मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे प्रावधानों को शामिल किया। ठीक है, सामाजिक मुद्दों पर अगर हम प्रभाव देखें तो डॉक्टर अंबेडकर के विचार व कार्यों ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी व उनके सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। उनके विचारों ने दलित आंदोलन को एक नई दिशा दी व समाज में समानता लाने के लिए एक मजबूत नींव भी रखी। अगर हम बात करें निष्कर्ष की तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के इतिहास में एक महानतम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे तथा उनको हमेशा अपने कार्यों के लिए समाज में याद किया जाएगा। ठीक है, उनके विचार, उनके कार्य आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने समाज में समानता व न्याय लाने के लिए जो प्रयास किए थे वो प्रयास आज भी सफल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अंबेडकर जो थे उन्होंने भारत में समाज सुधारक के रूप में एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। अब हमने ज्योतिबा फूले के बारे में तथा अंबेडकर के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी कि उन्होंने समाज सुधार में क्या भूमिका निभाई, इतिहास में उनकी क्या भूमिका थी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, वो तो अभी हमने जान लिए। आइए अब हम जानते हैं कि ज्योतिबा फूले एंड जो बी आर अम्बेडकर थे उनके जातिवाद को लेकर क्या विचार थे।
जातिवाद यानी कि कास्टिज्म के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण था, क्या उनका नज़रिया था। तो ज्योतिबा फूले का देख लेते हैं पहले जातिवाद को लेकर दृष्टिकोण। ज्योतिबा फूले ने जाति व्यवस्था को एक सामाजिक बुराई माना। ज्योतिबा फूले जो थे वो मानते थे कि जो जाति व्यवस्था है ये एक सामाजिक बुराई है जो कि समाज में निरंतर बढ़ती जा रही है। ठीक है, उन्होंने इसको अमानवीय तथा दमनकारी बताया, क्योंकि जाति व्यवस्था जो है वो एक वर्ग के प्रभुत्व तथा दूसरे वर्ग के अछूत होने पर जोर देती है। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने इसको अमानवीय माना, दमनकारी माना, क्योंकि जाति व्यवस्था की वजह से क्या हो रहा था, एक वर्ग के जो लोग थे वो दूसरे वर्ग के लोगों के साथ बुरी तरीके से व्यवहार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे उनका। इसी वजह से इसको दमनकारी माना गया। ज्योतिबा फूले मानते थे कि जाति व्यवस्था समाज में असमानता तथा अन्याय को बढ़ावा दे रही है। इसलिए ज्योतिबा फूले जो थे वो जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। जाति व्यवस्था को वो एक सामाजिक बुराई मानते थे, सोशल एविल मानते थे। ठीक है, उन्होंने जाति व्यवस्था को आर्यों के द्वारा दलितों पर थोपे गए शोषण का साधन माना। ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने तर्क दिया कि आर्यों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था का इस्तेमाल किया तथा ज़बरदस्ती दलितों पर शोषण करने के लिए इस व्यवस्था को शुरू किया। ठीक है, ज्योतिबा फूले मानते थे कि जाति व्यवस्था जो है इसका वास्तव में कोई धार्मिक इतिहास नहीं है। ऐसा नहीं है कि धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में लिखा हो, बल्कि वो मानते थे कि इस व्यवस्था को आर्यों के द्वारा शुरू किया गया था दलित लोगों का शोषण करने के लिए। ठीक है, उन्होंने तर्क दिया कि दलितों ने उस टाइम पर दलितों का शोषण करने के लिए आर्य जो थे उन्होंने जाति व्यवस्था का इस्तेमाल किया, ताकि दलित लोग, क्योंकि दलित जो थे उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, एंड अगर दलितों को दबा दिया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, तो आर्य अच्छे से अपना शासन कर पाएंगे। तो ज्योतिबा फूले मानते थे कि आर्यों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था का इस्तेमाल किया, ताकि वो इसके द्वारा दलितों को दबा सके, उनका शोषण कर सके। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने जाति व्यवस्था को धार्मिक आधारहीन बताया। ज्योतिबा फूले मानते थे कि जाति व्यवस्था का धर्म से कोई संबंध नहीं है, यह एक मानव निर्मित सामाजिक व्यवस्था है जो कि मानव के द्वारा ही शुरू की गई है तथा इसका उन्मूलन होना अति आवश्यक है अगर हमें समाज का विकास करना है तो। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने जाति व्यवस्था को धार्मिक आधारहीन माना, मतलब कि रिलीजियस बेसलेस माना। उन्होंने माना कि कोई कनेक्शन नहीं है कास्टिज्म का रिलीजन से, जाति व्यवस्था तथा धर्म इनका आपस में कोई भी अंतर संबंध नहीं है। आइए देखते हैं ज्योतिबा फूले ने जातिवाद के खिलाफ क्या कदम उठाए। तो उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दलितों का सामाजिक उत्थान करना, दलितों को समानता दिलाना। ठीक है, तथा दलितों को अधिकार दिलाना, उनके साथ समानतापूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना। तो इसके लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, क्योंकि छुआछूत को वो एक कुप्रथा मानते थे। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, महिलाओं की शिक्षा व समानता पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सामाजिक व धार्मिक ग्रंथ लिखे, जैसे गुलामगिरी तथा सत्यशोधक समाचार। इनके द्वारा उन्होंने सामाजिक अन्याय व दमन के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। आइए अब हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जातिवाद पर क्या दृष्टिकोण था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो कास्टिज्म का विरोध करते थे, जातिवाद का विरोध करते थे। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था को भारतीय समाज का एक बीमारी या एक रोग माना जा सकता है। ठीक है, वो मानते थे कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक बीमारी है। ठीक है, एक रोग है। उन्होंने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज का कैंसर माना, जिसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी समाज का विकास हो पाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो जाति व्यवस्था को अत्यंत दमनकारी तथा विभाजनकारी मानते थे, जो कि समाज की एकता व प्रगति में बाधा बन सकता है। तो इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर जाति व्यवस्था को समय रहते नहीं रोका गया फैलने से, तो ये क्या करेगा, समाज की एकता को भंग कर देगा, समाज की प्रगति में बाधा बनेगा। ठीक है, समाज का विभाजन करने का कार्य करेगा। तो इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था को एक रोग या बीमारी से कनेक्ट किया। ठीक है,
उन्होंने जाति व्यवस्था को आर्थिक शोषण का साधन माना। उन्होंने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था के कारण दलितों को आर्थिक रूप से शोषित किया जाता है, उन्हें निम्न स्तर के व्यवसायों तक सीमित रखा जाता है, क्योंकि जाति व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो दलित लोग थे उनको समाज की मुख्य धारा से अलग रखा गया था। उनको पिछड़े व्यवसाय या पिछड़े जो कार्य थे वही करने के लिए कहा जाता था। ठीक है, उनको कोई भी उच्च पद पर कार्य करने की अनुमति नहीं थी, उनके पास शिक्षा तक पहुंच नहीं थी, जिसकी वजह से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। एंड अगर वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो उनको समाज में उच्च पद पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से जाति व्यवस्था जो थी उसने दलितों का आर्थिक शोषण भी किया, क्योंकि जाति व्यवस्था की वजह से दलित लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं थी। एंड अगर वो शिक्षित नहीं होते थे तो इसलिए उनको छोटे मोटे कार्य ही करने पड़ते थे, जैसे दूसरे लोगों की सेवा या गुलामी करना। ठीक है, एंड इस तरीके से उच्च पद पर वो नौकरी नहीं कर पाते थे, कोई ऊंचा अच्छा व्यवसाय वो नहीं कर पाते थे। इस वजह से क्या हुआ था, दलितों का आर्थिक शोषण हो रहा था, वे निम्न स्तर के व्यवसायों तक ही सीमित रह गए थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को राजनीतिक शोषण का साधन माना। उन्होंने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था के कारण दलितों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा जाता है तथा उन्हें सत्ता में भागीदारी से वंचित रखा जाता है। तो इसलिए बी आर अम्बेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था जो है ये राजनीतिक शोषण कर रही है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था की वजह से जो दलित लोग हैं वो राजनीति में आगे नहीं आ पाते, ना तो वो चुनाव लड़ पाते, ना चुनाव में खड़े हो पाते। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने आगे आरक्षण की भी मांग की, क्योंकि वो मानते थे कि जाति व्यवस्था राजनीतिक शोषण ऐसे ही करेगी। एंड अगर हम चाहते हैं कि जाति व्यवस्था की वजह से दलितों का राजनीतिक शोषण ना हो, दलितों को राजनीति में स्थान मिले, सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, तो इसके लिए आरक्षण व्यवस्था करनी होगी। तो इसलिए उन्होंने आगे आरक्षण व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, आइए अब देखते हैं जातिवाद के खिलाफ क्या क्या कदम अम्बेडकर जी ने उठाए। तो पहला है छुआछूत का उन्मूलन। उन्होंने संविधान में ऐसे कानून बनाए जिससे छुआछूत का उन्मूलन किया जा सके। दलितों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की मांग की। ठीक है, दलितों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उत्थान के लिए अलग अलग उपाय उन्होंने किए। संविधान निर्माण किया। तो इस तरीके से ज्योतिबा फूले तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जातिवाद के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी, दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अब हमारा यूनिट 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है 19वीं शताब्दी में भारत में किसानों के प्रमुख मुद्दे क्या थे तथा किसानों ने कौन कौन से प्रमुख आंदोलन किए थे। तो सबसे पहले मुद्दे देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत में किसानों से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे क्या थे। अभी हमने महिलाओं से जुड़े मुद्दे देखे, अब हम किसानों से जुड़े मुद्दे देखेंगे। तो पहला आता है भू राजस्व नीतियाँ, यानी कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम या फिर लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज़। ठीक है, अब अंग्रेज़ जो थे उन्होंने भू राजस्व नीति ऐसी बनाई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा शोषणकारी थी। ठीक है, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तो ये कुछ भू राजस्व नीतियाँ थी जो कि काफ़ी कठोर होती थी। इन नीतियों के कारण किसानों का आर्थिक शोषण होता था, किसानों के ऊपर निरंतर बोझ बढ़ता जा रहा था, जिससे वे कर्ज में डूब जाते थे, अपनी भूमि खो देते थे। ठीक है, जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में स्थायी बंदोबस्त के बारे में भी पढ़ा था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसमें क्या था, किसानों को एक निश्चित जो कर की रकम होती थी वो देनी पड़ती थी जमींदारों को। ठीक है, अब राजस्व जो निर्धारित कर दिया था, निश्चित होता था, चाहे फसल अच्छी हो चाहे फसल खराब हो, किसानों को वो जो रकम है वो राजस्व के रूप में देनी होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता था, कई बार अगर फसल खराब हो जाती थी तब भी उनको राजस्व देना पड़ता था, राजस्व का भुगतान टाइम से करना पड़ता था। इसके लिए उनको कर्ज लेना पड़ता था, एंड जब वो कर्ज लेते थे तो वो क्या हो जाते थे, फंस जाते थे ऋण के चंगुल में। ठीक है, तो भू राजस्व नीतियाँ काफ़ी कठोर थी उस टाइम पर 19वीं शताब्दी में, जिसकी वजह से किसानों के ऊपर निरंतर आर्थिक शोषण बढ़ता गया, आर्थिक बोझ बढ़ता गया। ठीक है, किसान जो थे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, एंड उनके ऊपर आर्थिक शोषण जो था वो अंग्रेज़ों ने इन नीतियों के द्वारा
तेज़ी से करना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है किसान विद्रोह। अब ये जो पॉलिसीज़ थी, ये जो नीतियाँ थी, लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज़ थी, ठीक है, इन नीतियों का किसानों ने विरोध भी किया, काफ़ी विद्रोह हुए इन नीतियों के कारण। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि क्या क्या विद्रोह थे। फिलहाल देखिए, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट या मुख्य मुद्दा है किसानों से जुड़ा हुआ, वो आता है कर्जदारी। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो राजस्व नीति थी वो काफ़ी कठोर थी। अब क्या होता था, कई बार किसानों के पास पैसे नहीं होते थे राजस्व के भुगतान के लिए। ठीक है, लेकिन उनको राजस्व देना पड़ता था। अगर वो राजस्व नहीं देंगे तो क्या होगा, उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी या फिर उनको बुरी तरीके से पीटा जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, उस टाइम पर किसान जो थे वो साहूकारों के पास जाते थे उधार लेने के लिए, ऋण लेने के लिए। ठीक है, उच्च ब्याज दर पर उनको उधार मिलता था, ऋण मिलता था, एंड वो कर्ज के बोझ में दब जाते थे। किसान अपनी भूमि खो देते थे तथा गुलामी की स्थिति में पहुंच जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से कर्जदारी जो थी उसने भी क्या कर दिया था, किसानों को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना लिया था। ठीक है, क्या होता था, जब किसान कर्ज के बोझ में दब जाते थे तो वो अपनी भूमि खो देते थे तथा गुलाम बनने पर मजबूर हो जाते थे साहूकारों के। ठीक है, अब इस तरीके से किसान जो थे उनका और भी ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। नेक्स्ट आता है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था के तहत किसानों को जमींदारों को भारी मात्रा में लगान देना पड़ता था। जमींदार अक्सर किसानों का शोषण करते थे तथा उनके अधिकारों का हनन करते थे। तो जमींदारी व्यवस्था भी एक बहुत ही गंभीर समस्या थी उस टाइम पर। नेक्स्ट आता है बाढ़ व सूखा। कई बार क्या होता था, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ या सूखा आ जाते थे जिससे किसान की फसल खराब हो जाती थी, किसानों की आय प्रभावित होती थी। क्योंकि अगर फसल खराब होगी तो किसानों को क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा राजस्व का भुगतान करने के लिए। एंड अगर वो उधार लेंगे तो वो उच्च ब्याज दर पर उधार लेंगे, जिसकी वजह से वो कभी उस उधार की रकम को चुका ही नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्यापार प्रतिबंध। अंग्रेज़ों ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे किसानों की आय प्रभावित हुई, उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई। ठीक है, जो भारतीय हस्तशिल्प था यानी कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे, उनके निर्यात पर भारी शुल्क लगा दिए गए। ठीक है, यानी कि अब भारतीय हस्तशिल्प को विदेशों में भेजना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि जो निर्यात शुल्क था वो बहुत ही ज़्यादा कर दिया था अंग्रेज़ों ने, ताकि भारतीय जो उत्पाद है वो दूसरे देशों में निर्यात ना किए जा सके। ठीक है, तथा भारतीय उत्पाद विदेशी मार्केट में प्रतिस्पर्धा ना कर सके। तो इस तरीके से व्यापार प्रतिबंध लगाने की वजह से भी किसानों की जो ज़िंदगी थी, आजीविका थी, वो खतरे में पड़ गई। ठीक है, क्योंकि कृषि उत्पाद जो थे उनके निर्यात पर भी शुल्क लगा दिए गए। ठीक है, सिर्फ जो रॉ मटेरियल वाली फसलें होती थी जैसे कॉटन, जूट, कपास, ठीक है, इन सब का निर्यात फ्री होता था, क्योंकि ये सब जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी कंट्री में भेजते थे, क्योंकि उनको ज़रूरत होती थी इन सब की। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसी व्यापारिक नीतियाँ बनाई, ऐसे व्यापार प्रतिबंध लगाए जिन्होंने और भी ज़्यादा किसानों की स्थिति को बुरा बना दिया। ठीक है, इसके अलावा बाजार अस्थिर था, कृषि उत्पाद जो थे वो कभी कम हो जाते थे, कभी ज़्यादा हो जाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से किसानों को अच्छा मूल्य, उत्तम मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता था अपनी फसल का। ठीक है, शिक्षा का अभाव था, लोग शिक्षित नहीं थे, जागरूक नहीं थे। ठीक है, लोगों का निरंतर शोषण होता रहता था, सामाजिक असमानता थी, जाति व्यवस्था के कारण किसानों को सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा जाता था, उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव, मतलब कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उस टाइम पर किसानों का नहीं होता था। ठीक है, किसान जो थे उनको सरकार में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, वो सरकारी पद पर नियुक्त नहीं हो पाते थे, एंड किसान जो थे उनको राजनीति में भी स्थान नहीं मिलता था। ठीक है,
तो इस वजह से क्या होता था, किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता था, वो निरंतर आर्थिक रूप से कमज़ोर ही रह जाते थे। ठीक है, आइए हम निष्कर्ष देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय किसानों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं के कारण किसानों का जीवन दुर्दशा में चला गया, उन्हें अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, एंड इसी वजह से उन्होंने कई किसान आंदोलन भी किए ताकि अपनी समस्या का समाधान वो कर सके। अब यूनिट 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि 19वीं शताब्दी में भारत में जो महिलाएं थीं उनके सामने क्या क्या समस्याएं थीं, महिलाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दे क्या क्या थे। तो अगर हम महिलाओं से जुड़े हुए सामाजिक मुद्दों की बात करें 19वीं शताब्दी में, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि काफ़ी गंभीर समस्या का रूप ले चुके थे उस टाइम पर, एंड महिलाओं से जुड़े हुए थे। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, सती प्रथा। ये एक ऐसी प्रथा थी जो कि एक शोषणकारी प्रथा थी, महिलाओं के जीवन को जिसने और भी ज़्यादा दुखद तथा असुरक्षित बना दिया था। बाल विवाह, पुरुष प्रधान समाज था, समाज जो था उसमें ज़्यादा अधिकार पुरुषों को प्राप्त थे, महिलाओं को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं के पास शिक्षा का, संपत्ति का अधिकार नहीं था, उनको स्वतंत्रता से भी वंचित रखा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से महिलाओं के पास बहुत ही कम अधिकार होते थे। महिलाएं जो थी वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकती थी क्योंकि उनके पास स्वतंत्रता ही नहीं होती थी। ठीक है, घरेलू हिंसा होती थी, कई बार महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता था, कई बार उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख समस्याएं थी। इसके अलावा शिक्षा का तो अभाव था ही, महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच नहीं थी, महिलाओं पर कई तरीके के सामाजिक प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, उन्हें सार्वजनिक रूप से काफ़ी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था, मतलब कि महिलाओं के ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते थे इन कंपैरिजन टू पुरुषों के। ठीक है, वे अपनी स्वतंत्रता का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास स्वतंत्रता का अधिकार होता ही नहीं था। अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार भी महिलाओं के पास नहीं था, मतलब कि किसी भी विषय से संबंधित अपने विचारों को वो प्रकट कर ही नहीं सकती थी। ठीक है, उनके विचारों को मान्यता नहीं दी जाती थी। तो ये कुछ प्रमुख सामाजिक मुद्दे थे जो कि महिलाओं से जुड़े हुए थे 19वीं शताब्दी में। ठीक है, अब इन मुद्दों का सामना करने के लिए कई सुधार आंदोलन हुए, जैसे हमने ऊपर ये पढ़ा था, ब्रह्मो समाज जिसने सती प्रथा, बाल विवाह तथा महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, आर्य समाज, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। ये कुछ प्रमुख सामाजिक मुद्दे थे तथा कुछ सामाजिक आंदोलन थे जो कि महिलाओं से जुड़े हुए थे। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। अगर हम देखें भारत में महिलाओं की स्थिति के लिए सुधार आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में अगर डिटेल से देखें तो आ सकता है इसके बारे में भी एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले बताना है ब्रह्मो समाज के बारे में। ठीक है, जिसको राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। जब भी हम महिलाओं के लिए सुधार की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय का नाम ज़रूर आता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही सती प्रथा को एबोलिश किया था, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो इस वजह से राजा राम मोहन राय ने काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई थी महिलाओं के लिए सुधार आंदोलन को गति देने में। ठीक है, ब्रह्मो समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी, एंड इसके ज़रिए उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा अगर महिलाएं शिक्षित होगी तभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाएगी, तभी वो सही गलत की पहचान कर पाएगी। तो इसलिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया, क्योंकि वो मानते थे कि शिक्षा जो है ये सशक्तिकरण का ही एक माध्यम है। अगर महिलाएं वो शिक्षित होंगी, अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो सामाजिक रूप से सशक्त वो हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इस आंदोलन में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, उन्हें धार्मिक व सामाजिक जीवन में समान अधिकार देने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इस संस्था ने महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक सेवा में योगदान को बढ़ावा दिया।
उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व समाज में उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए प्रयास किए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम महिलाओं के सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो। ठीक है, जब महिलाओं के लिए सुधार की बात की जाएगी तो ज्योतिबा फुले का नाम भी जरूर लिया जाता है, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने में, गति देने में उन्होंने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब सत्यशोधक समाज जो है, इसके ज़रिए ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोले, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख आंदोलन थे। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आंदोलन, इसमें मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब इन आंदोलनों के प्रभाव देखिए क्या क्या हुए। इन आंदोलनों का प्रभाव ये हुआ कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया, महिलाओं को घरेलू हिंसा व अन्य सामाजिक बुराइयों से बचाने का प्रयास किया गया। ठीक है, उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक व सामाजिक जीवन में भागीदारी करने के अवसर भी प्रदान किए। तो ये कुछ प्रभाव हुए इन आंदोलनों के। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, ये कुछ प्रमुख सुधार आंदोलन थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए मुख्य भूमिका निभाई, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया तथा उन्हें समाज में समानता प्रदान करने का अवसर दिया। 19वीं शताब्दी में कौन कौन से प्रमुख आदिवासी मुद्दे थे, ये हमारा यूनिट 1 का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम जानेंगे कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे थे, कौन से ऐसे गंभीर मुद्दे थे जो कि आदिवासी समुदायों से जुड़े हुए थे 19वीं शताब्दी में। तो आदिवासी समुदाय भी थे भारत में 19वीं शताब्दी में, उनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके लिए उन्होंने समय समय पर आंदोलन भी किया। जैसे आप एक बहुत ही फेमस आंदोलन के बारे में जानते होंगे, बहुत ही प्रमुख आंदोलन है संथाल विद्रोह। ठीक है, तो इस तरीके के कई आंदोलन भी उन्होंने किए। तो देख लेते हैं पहले उनके सामाजिक मुद्दे क्या क्या थे, उनकी समस्याएं क्या क्या थी। पहला है जमीन हड़प। अब अंग्रेज़ों की कई नीतियां ऐसी थी जिनके द्वारा आदिवासियों की ज़मीनें हड़पी जाने लग गई। ठीक है, जंगलों को साफ करने के लिए, खेती के लिए भूमि तैयार करना अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया, जिससे आदिवासियों का जीवन प्रभावित हुआ। अब अंग्रेज़ जो थे वो कई बार ऐसी नीतियां बना देते थे जिससे वो क्या करते थे, जंगलों को साफ कर देते थे ताकि उस भूमि को साफ करके उस पर खेती की जा सके। ठीक है, अब ये जो आदिवासी थे इनकी पहचान थी कि ये ज़्यादातर जंगल में ही रहते थे। ठीक है, अब क्योंकि जंगल में रहते थे एंड अगर जंगल को ही साफ कर दिया जाएगा तो वो कहाँ पर रहेंगे, उनका शेल्टर तो उनसे छिन जाएगा। तो इस तरीके से कई बार आदिवासियों से उनकी वो ज़मीनें हड़प ली जाती थी। ठीक है, आदिवासियों को अपनी ज़मीन से कई बार बेदखल कर दिया जाता था, उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ कई ऐसी नीतियाँ बनाते थे जिनसे आदिवासियों का शोषण किया जाता था। ठीक है, कई बार ऐसे वन कानून अंग्रेज़ों ने लागू किए जो कि आदिवासियों को जंगल में जाने से रोकते थे। ठीक है, अब क्योंकि आदिवासियों के जीवन का आधार ही जंगल था, तो जब ऐसे वन कानून अंग्रेज़ों ने बनाए जो कि आदिवासियों को जंगल में जाने से रोके, तो आदिवासियों का जो गुस्सा था वो भी ज़्यादा बढ़ गया अंग्रेज़ों के प्रति। ठीक है, इसके अलावा आदिवासी समुदायों का निरंतर शोषण किया जाता था, कम मजदूरी पर उनको काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, उनकी भूमि व संसाधनों का दोहन किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, अंग्रेज़ जो थे उन्होंने निरंतर आदिवासियों का शोषण करने के लिए उनकी भूमि व संसाधनों को भी हड़प लिया, उनका भी दोहन किया। ठीक है, इसके अलावा कई ईसाई मिशनरी आए जिन्होंने आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया। ठीक है, ज़बरदस्ती कई बार आदिवासियों का धार्मिक परिवर्तन किया गया, ज़बरदस्ती उनका धर्मांतरण किया गया क्रिश्चियनिटी में ईसाई मिशनरियों के द्वारा, जिससे आदिवासी संस्कृति व परंपराओं को खतरे में डाला जा सके। ठीक है, जिससे आदिवासी संस्कृति व परंपराओं को लुप्त किया जा सके तथा भारत में जो ईसाई हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने कई बार प्रयास किया कि धार्मिक परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कर दिया जाए
आदिवासियों का, ठीक है। ईसाई मिशनरियों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा शिक्षा का तो अभाव था ही, आदिवासियों की कोई पहुंच नहीं थी शिक्षा तक, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। वे सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, बैकवर्ड क्लासेस थे। सामाजिक असमानता उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा थी। कई बार आदिवासियों को भी अछूत माना जाता था, हाशिए पर रखा जाता था, उनको भी समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसलिए आदिवासी जो थे वो बाकी समाज के लोगों से अलग रहते थे, जंगलों में रहते थे एंड जंगलों में ही अपना गुजारा करते थे, फल फूल सब्जी इत्यादि खाकर अपनी जो जीवन यात्रा थी वो पूरी करते थे, ठीक है। अब बहुत सारे आदिवासी विद्रोह भी हुए, जिनकी वजह से आदिवासी समुदायों में हम देख सकते हैं कि उनके अंदर कितना गुस्सा था अंग्रेज़ों के प्रति, ठीक है। तो ये जो मुख्य मुद्दे थे, इनकी वजह से ही आदिवासियों ने विद्रोह किया। उदाहरण देखिए विद्रोह के, जैसे कोल विद्रोह हुआ था मध्य प्रदेश में, भूमिज विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था, संथाल विद्रोह, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख है, जो कि बिहार और झारखंड में हुआ था 1855 से 1856 के बीच में, ठीक है। इसके अलावा गोंड विद्रोह, ये मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, 19वीं शताब्दी में आदिवासी समुदायों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेज की नीति, शोषण व सामाजिक असमानता ने उनके जीवन को प्रभावित किया। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए कई बार आदिवासी विद्रोह हुए, लेकिन इन विद्रोहों को दबा दिया गया, ठीक है। आदिवासियों की समस्याओं का समाधान लेकिन नहीं हो पाया। तो इस तरीके से 19वीं शताब्दी में आदिवासी समुदाय जो थे उनको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे आदिवासियों से जुड़े हुए। अब हमारा यूनिट 1 का ही नेक्स्ट टॉपिक आता है कास्ट मूवमेंट्स, मतलब कि जाति आंदोलन, ठीक है। तो अगर जातिवाद से संबंधित आंदोलनों के बारे में पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि सत्यशोधक समाज था, जिसकी स्थापना 1873 में पुणे में हुई थी। ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक थे, ठीक है। इसका उद्देश्य था दलित व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना, छुआछूत का विरोध करना, दलितों को समान अधिकार दिलाना, ठीक है। अब इसने कार्य क्या किया, इसने दलितों के सामाजिक उत्थान व समानता के लिए काम किया, शिक्षा का प्रसार किया, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्य समाज। इसकी स्थापना 1875 में यानी कि 1875 में बॉम्बे में हुई। इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका उद्देश्य था वेदों की वापसी, छुआछूत का उन्मूलन तथा महिलाओं की शिक्षा व बाल विवाह इत्यादि पर अपना इन्होंने कार्य किया, ठीक है। बाल विवाह का विरोध किया, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, छुआछूत का उन्मूलन करने का प्रयास किया, वेदों की वापसी पर जोर दिया, वैदिक शुद्धिकरण पर जोर दिया, ठीक है। वेदों में, वैदिक धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उन बुराइयों को दूर करके वैदिक शुद्धिकरण का इन्होंने कार्य किया, ठीक है, इस पर जोर दिया। इन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया तथा शिक्षा का प्रसार किया। ब्रह्मो समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1828 में कोलकाता में हुई थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। उद्देश्य था इसका सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसे सामाजिक बुराइयों का विरोध करना, ठीक है। इसने कार्य देखिए क्या किया, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया, ठीक है। तो ये ब्रह्मो समाज के कुछ मुख्य कार्य थे। इन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया तथा शिक्षा का प्रसार किया, ठीक है। अब यूनिट 1 का नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो आपकी यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक आता है आर्य समाज, जिसमें आपको आर्य समाज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आर्य समाज की पृष्ठभूमि, स्थापना, कार्य व भूमिका जाननी है। तो आइए जानते हैं। अगर हम बात करें आर्य समाज की पृष्ठभूमि की, तो 19वीं शताब्दी में भारत में कुछ ऐसे सामाजिक व धार्मिक मुद्दे थे, कुछ ऐसे सामाजिक व धार्मिक परिवर्तन हुए जिसकी वजह से आर्य समाज जो था इसकी स्थापना और भी ज़्यादा आवश्यक हो गई, ठीक है। इस दौरान कई सुधारवादी व पुनरुत्थानवादी आंदोलन हुए। हिंदू समाज में कई चुनौतियां सामने आई। ब्रिटिश शासन का प्रभाव व सामाजिक कुरीतियों का प्रसार देखा गया। धार्मिक पतन धीरे धीरे होना शुरू हो गया। तो इसी वजह से आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में, ठीक है। कार्य देखिए इसका क्या था,
पहला है वेदों की वापसी। आर्य समाज जो है इसका मुख्य उद्देश्य वेदों को हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ मानते हुए उनकी वापसी करना था। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च सत्य माना तथा उनके अनुसार धर्म का पालन करने का आह्वान किया। अब आर्य समाज का जब भी नाम आता है तो वेदों की वापसी शब्द का जरूर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनका मुख्य मूल उद्देश्य जो था वही था वेदों की वापसी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, धीरे धीरे धार्मिक पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, रिलीजियस डिक्लाइन, धीरे धीरे धर्म में काफ़ी बुराइयाँ कुरीतियाँ आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इसी वजह से आर्य समाज जो था इसने वेदों को हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ मानते हुए वेदों का मुख्य स्थान सबके सामने रखा। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि वेदों को, वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, वेदों को इन्होंने सर्वोच्च सत्य माना। इन्होंने माना कि वेद जो है यही सर्वोच्च सत्य है तथा धर्म को वेदों के जरिए ही समझा जा सकता है। एंड उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। वेदों में जो धर्म का आह्वान किया गया है उसी धर्म पर हर व्यक्ति को चलना चाहिए। तो ये इनका पहला प्रमुख कार्य था कि इन्होंने वेदों की वापसी पर जोर दिया, यानी कि वेदों की तरफ लोगों को वापस जाना चाहिए। लोगों को जाकर अपने वेद खोल कर देखने चाहिए कि वेदों में धर्म के बारे में क्या बताया है, धार्मिक नीतियों के बारे में क्या बताया है, एंड उसके अनुसार ही, उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो इस पर उन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट आता है छुआछूत का उन्मूलन। आर्य समाज ने छुआछूत का कड़ा विरोध किया। इसे हिंदू धर्म के खिलाफ एक बुराई माना। उन्होंने सभी मनुष्यों की समानता पर जोर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है महिलाओं की शिक्षा। आर्य समाज ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्हें धार्मिक व सामाजिक जीवन में समान अधिकार देने का प्रयास किया। बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया। ठीक है, सामाजिक सुधार की इन्होंने बात की, धर्म का प्रचार किया। ठीक है, धार्मिक सभाएं, शिविर व प्रवचन आयोजित किए। भूमिका देखिए, आर्य समाज ने हिंदू समाज में एक मुख्य भूमिका निभाई। इसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा सामाजिक बुराइयों का भी इसने विरोध किया। ठीक है, आर्य समाज ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया, राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने का कार्य किया। तो इस तरीके से आर्य समाज ने हिंदू समाज में एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई तथा धर्म में सुधार लाने का एक मुख्य प्रयास इसने किया। निष्कर्ष देखिए, आर्य समाज एक महत्वपूर्ण धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसने 19वीं शताब्दी में भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने हिंदू समाज में सुधार लाने का प्रयास किया, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया तथा सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। तो ये कुछ मुख्य भूमिकाएं थी आर्य समाज की। आज के लिए बस इतना ही। यहीं पर आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ।